हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द मार्क एकेडमी के क्रैश कोर्स सीरीज में। इस सीरीज में जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर का नाम है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आपके एनसीईआरटी का ये थर्ड चैप्टर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एनसीईआरटी का ये थर्ड चैप्टर है। इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से लेकर के जीरो से लेकर के हाई लेवल तक के हर एक कंसेप्ट, हर एक थ्योरी को देखेंगे, हर एक चीज़ों को देखेंगे एंड पूरे आपके एक्सरसाइज के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे। एंड जब क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, तो हम लोग PYQ को भी देखेंगे कि इस चैप्टर से पिछले 10 साल में कितने सारे क्वेश्चन है जो पूछा गया है। उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम लोग मेनली क्या पढ़ते हैं उसके बारे में देखते हैं। पहला है ये जो लीनियर इक्वेशंस है, आप इसके बारे में ऑलरेडी जान रहे हैं, पिछले कक्षा में भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। 9th में भी आप पढ़े होंगे कि लीनियर इक्वेशंस का क्या फॉर्म होता है। जैसे कि आप बेसिकली जानते हैं क्या होता है, ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप इसे अच्छे से जानते हैं, बट हम लोग ये 9th क्लास में पढ़े थे। लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन का वन पेयर, यानी कि दो इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो किसके फॉर्म में आएगा, वो इसके फॉर्म में आ जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, जो कि आपका ये इक्वेशन 1 कहलाएगा। और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन 2 कहलाएगा। इसी इक्वेशन के फॉर्म को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि इसमें ये जो दो इक्वेशन है, और इसका इक्वेशन का सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्राफिकली मेथड। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ग्राफिकली मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकली मेथड, जिसमें हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग दो इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। सिंगल इक्वेशन 9th क्लास में ही आप लोग पढ़े थे। 10th क्लास में हम लोग वन पेयर के बारे में पढ़ेंगे, तो जिसमें कि दो लाइन होगा, दो स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये दोनों लाइन के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है उसके बारे में जानते हैं। पहला, ये दोनों लाइन या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है, या ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल जा सकता है, या ये दोनों के दोनों लाइन एक ही के ऊपर में कोइंसिडेंट हो सकता है, ओवरलैप कर सकता है, एक के ऊपर एक आ सकता है। जब भी हम लोग इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो आगे देखेंगे कि ये होता कैसे है, क्या होता है। सारी चीजों को हम लोग बेसिकली एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहते हैं हम लोग, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ना तो कोई x का सॉल्यूशन निकलेगा, ना ही y का सॉल्यूशन निकलेगा, उसे हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल व्हिच हैज अ सॉल्यूशन। देख रहे हैं आप, जिसका एक सॉल्यूशन होता है, सिंगल सॉल्यूशन होता है, उसे कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे हम लोग? एक सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, नो सॉल्यूशन होगा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? उसके बाद कहता है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच आर इक्विवेलेंट हैज इनफिनिटली मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन। दोनों का इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, कॉमन सॉल्यूशन, दोनों का सॉल्यूशन होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जिसका बहुत सारे कॉमन सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और एक चीज आपको यह भी याद रखना है कि इसी डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग कंसिस्टेंट भी कहते हैं। तो याद रखना है आपको, नो सॉल्यूशन होगा तो वो बन जाएगा इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट बन जाएगा, वन सॉल्यूशन होगा तो भी ये कंसिस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट कहलाएगा। और मेनी सॉल्यूशन होगा तो भी ये कंसिस्टेंट ही कहलाएगा, बट ये कौन सा, डिपेंडेंट होता है एक दूसरे पे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें क्या कहते हैं, अब आगे देखते हैं। क्या कहता है, द लाइन में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट
जब भी हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो एक पेयर का एक लाइन, दूसरा का दूसरा लाइन, तो ये दोनों लाइन हो सकता है एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो। क्या कर सकता है? एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, या क्या कर सकता है? In this case, the pair of linear equations has unique solution. यदि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पेयर पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहेंगे। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, एक से ना ज्यादा ना ही कम। क्लियर है? दूसरा कहता है द लाइंस मे बी पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल हो सकता है, काटेगा नहीं, एक दूसरे के पैरेलल होगा, दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यानी कि पैरेलल होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, और इसको हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। जब भी ग्राफिकली हम लोग देखेंगे पैरेलल होगा तो क्या कहलाएगा? वो नो सॉल्यूशन, यानी कि इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, जो पीछे हम लोग देख चुके हैं। दूसरा कहता है द लाइंस मे बी कोइंसिडेंट, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों का दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है। इक्वेशन 1 का भी लाइन एंड इक्वेशन 2 का भी लाइन एक दूसरे के ठीक ऊपर है। तो इस कंडीशन में क्या कहलाएगा? इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। यदि क्या हो जाएगा? वो कोइंसिडेंट हो जाएगा, तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, और इस कंडीशन में उसको हम लोग डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहेंगे या कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, हम दोनों कह सकते हैं। अंतर इतना है, यदि यूनिक सॉल्यूशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहेंगे, और यदि इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होगा तो उसे डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन ये कह सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखते हैं। अब ये आपका इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अब हम लोग इसमें जानेंगे कंपेयर करने के लिए कि अब ये तो हो गया ग्राफिकली मेथड, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब पता चलेगा कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है और मेनी सॉल्यूशन है, कैसे पता करेंगे। लेकिन अब हम लोग इन चीजों को जानते हैं कि बिना ग्राफ ड्रॉ किए सिर्फ और सिर्फ इसके पेयर को हम लोग क्या करें? कंपेयर करके A1 A2 B1 B2 C1 C2 के रेशियो को आपस में कंपेयर करके पता करेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा या पैरेलल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या मेनी सॉल्यूशंस होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आपका इक्वेशन है A1x + B1y + C1 = 0, आपका इक्वेशन 1 कहलाता है। दूसरा है A2x + B2y + C2 = 0, ये आपका इक्वेशन 2 है। अब क्या करते हैं हम लोग? ये कंपेयर करते हैं कि A1/A2 इफ नॉट इक्वल टू B1/B2, ये A1/A2 इक्वल नहीं होगा, ये A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इस कंडीशन में इसका जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा वो एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट मीन यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि कंसिस्टेंट होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं इफ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में ये दोनों के दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस कहलाएगा, और इसका इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस कहलाएगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद एक थर्ड कंडीशन आएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, और ये नॉट इक्वल हो जाएगा C1/C2 का। और इस कंडीशन में ये जो ग्राफिकली लाइंस होगा ये एक दूसरे के पैरेलल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस
इंटरसेक्टिंग लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, कोइंसिडेंट लाइंस बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है इसलिए यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है, ये बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है इसलिए मैनी सॉल्यूशन कहलाता है, और जब ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगे तो एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए इसमें क्या कहलाता है, नो सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का, न्यू सिलेबस का जो एनसीईआरटी बुक है उसका जो चैप्टर 3 का पहला एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.1। अब इसका क्वेश्चंस क्या कहता है उसको देखते हैं हम लोग। क्या कहता है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉरी फ्रॉम नहीं फॉर्म, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको फॉर्म करना है यानी कि बनाना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ये जो आपको क्वेश्चंस गिवन है, पहला एक्सरसाइज 3.1 के पहला नंबर का पहला क्वेश्चन जो गिवन है, 1 नंबर का पहला क्वेश्चन, वो ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसका सबसे पहले आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है यानी कि इक्वेशन बनाना है, देन उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहता है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10 के 10 बच्चे मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट करता है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। पहले आपको ये देखना है कि स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें गर्ल्स होगा और बॉयज होगा। अब उसकी नंबर कितना है मालूम नहीं है, बट हमको ये मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, ये हमें मालूम है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज x। क्या लिखेंगे यहां पे सॉल्यूशन में, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x। उस क्विज में पार्टिसिपेट करने वाले जो स्टूडेंट्स है उसमें x बॉयज है एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स y। क्या मान लिए, गर्ल्स की संख्या y है। तो अब ये जो बॉयज एंड गर्ल्स है इस दोनों को मिलाएंगे, टोटल कितने स्टूडेंट होंगे, जो क्वेश्चंस में गिवन है 10 स्टूडेंट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस x + y इज इक्वल टू 10, ये आपका बन गया इक्वेशन 1। उम्मीद करता है क्लियर है आपका। दूसरा जो अब इसमें कंडीशंस क्या कहता है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स की संख्या 4 ज्यादा है बॉयज की संख्या से, दैट मीन गर्ल्स की संख्या में 4 माइनस कर देंगे। गर्ल्स की संख्या कितना है y, उसमें से 4 हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, इक्वल टू बॉयज की संख्या बच जाएगा, और ये आपका बन गया इक्वेशन 2। क्लियर है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। आप चाहे तो इसको इधर कर सकते हैं, x - y इज इक्वल टू -4 बन जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग अब ग्राफिकली मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले इसका चार्ट बनाते हैं। ये आपका बन जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, और आप जानते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है तो इसमें इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए वी नीड मिनिमम 2 पॉइंट्स, कम से कम कितने 2 पॉइंट्स की नीड होती है। तो इसलिए ये जो हम लोग ग्राफ चार्ट बनाएंगे, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक का वैल्यू खुद से पुट करेंगे और दूसरा का वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स, उससे ज्यादा 3, 4, 5, 6 जितना चाहे उतना ले सकते हैं, कम से कम 2। क्लियर है। चलिए अब हम लोग इक्वेशन 1 में क्या कहता है, अब इस कंडीशन में इक्वेशन 1 में क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू y को उधर भेज देंगे 10 - y। क्लियर दिख रहा है, 10 - y। अब हम y का वैल्यू खुद से पुट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 - 4 यानी कि 6। y इज इक्वल टू लेते हैं 5, 10 - 5 यानी कि 5, y इज इक्वल टू ले लेते हैं 6, तो 10 - 6 यानी कि वो बन जाएगा 4। अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से क्या कह रहा है, फिर से एक चार्ट तैयार करेंगे हम लोग।
इसमें 3 लिए हैं, तो चलिए इसमें भी हम ये x ये y 3 वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ये y का वैल्यू हम खुद से पुट करेंगे, x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे भी हम y का वैल्यू खुद से पुट किए थे एंड x का वैल्यू फाइंड किए थे। चलिए y इज इक्वल टू, इस कंडीशन में ले लेते हैं 1 माइनस 4, तो ये बन जाएगा आपका -3। उसके बाद y इज इक्वल टू ले लेते हैं आपका 5 माइनस 4 यानी कि 1। y इज इक्वल टू ले लेते हैं 3 माइनस 4 दैट मीन -1। बहुत ही ज़्यादा इजी है ये। सबसे पहले तो आपका ये इक्वेशन फॉर्म हो गया जो क्वेश्चन में पहले कह रहा है कि आप इस वर्ड्स प्रॉब्लम से इक्वेशन फॉर्म कीजिए। इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। आप 9th क्लास में भी पढ़े हैं कि ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग ये ग्राफ पेपर है, इसमें देखते हैं, इसको हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कुछ चीजें हम पहले से करके रखे हुए थे ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो, जल्दी जल्दी कर पाए हम लोग। ये आपका, आप ग्राफ के बारे में बेसिक जानते ही हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस का ये राइट साइड का पॉजिटिव पार्ट्स कहलाता है, लेफ्ट साइड का नेगेटिव पार्ट्स। वाई एक्सिस के अपर पार्ट्स को हम लोग पॉजिटिव, नीचे डाउन पार्ट्स नीचे वाले को नेगेटिव कहते हैं। इसको लिख लेते हैं, ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8 और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस तरह से। फिर हम लोग अपर पार्ट्स को लिखेंगे। ये आपका हो जाएगा 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 6 7 8। हाँ क्लियर दिख रहा होगा। ये आपका बन जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है 6, y कोऑर्डिनेट है 4। x कोऑर्डिनेट 6, y कोऑर्डिनेट 4, ये इस जगह पे आकर के मिलेगा। क्लियर है? x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे 6 है, y कोऑर्डिनेट 4 है। क्लियर है? सॉरी यहाँ इस जगह पे नहीं मिलेगा, ये इस जगह पे मिलेगा। x कोऑर्डिनेट 6, y कोऑर्डिनेट 4। चलिए आगे देखते हैं। x कोऑर्डिनेट 5 एंड y कोऑर्डिनेट भी 5। x कोऑर्डिनेट 5 एंड y कोऑर्डिनेट भी 5 इस जगह पे। x कोऑर्डिनेट 5 एंड y कोऑर्डिनेट भी 5। क्लियर दिख रहा होगा? चलिए आगे है x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 6। x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 6 इस जगह पे। x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 6। अब हम लोग इस पे ग्राफिकली लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। चलिए उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ये इक्वेशन 1 का ग्राफ है। उसके बाद इक्वेशन 2 में x -3 है, x -3 y 1। x है -3 पे, y है 1 पे। ये इस जगह पे आ जाएगा -3 y 1। क्लियर है? x है 1 पे, y है 5 पे। x 1 y 5, ये कुछ इस जगह पे आ जाएगा x 1 y 5। और x है -1 पे, y 3 पे। x -1 और y 3 कुछ इस जगह पे। x -1 y 3। अब अगेन इससे हम क्या करेंगे,
चलिए ये ग्राफ हम ड्रॉ कर लिए, तो ये आपका ग्राफ हो गया इक्वेशन 2 का। क्लियर दिख रहा है? अब यहां देखते हैं कि वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x का वैल्यू एंड y का वैल्यू, ताकि हम पता कर पाए इस क्विज में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स में बॉयज का नंबर कितने हैं एंड गर्ल्स का नंबर कितने हैं। बॉयज क्या माने थे x कोऑर्डिनेट कहाँ है, यहाँ पे इस जगह पे है x कोऑर्डिनेट, जो कहाँ पे है 3। तो इस कंडीशन में यहाँ पे आपके लिए बन जाएगा कि x इज इक्वल टू 3 और y कोऑर्डिनेट कहाँ है, इस जगह पे, जो क्या है, ये है आपका 7। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7। x क्या है, नंबर ऑफ बॉयज 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स 7। आप इसे चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। कैसे, ध्यान दीजिए, हमें कंडीशन कहता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, 3 + 7 10 स्टूडेंट्स हो गया पहला। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि फॉर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स की संख्या बॉयज से 4 ज्यादा है। यस, 3 + 4 = 7। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 1 समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। एक बच्चे को मार्केट भेजा गया कि बेटा जाओ कुछ पेन और कुछ पेंसिल खरीद के लेके आओ। उन्होंने दुकानदार से पूछा एक कंडीशन क्या कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स खरीदना हो कितना रुपया देना पड़ेगा। दुकानदार भाई साहब बोले 50 रुपया देना पड़ेगा, 50 रुपीज। बच्चा दोबारा पूछता है क्या, अच्छा अंकल ये बताइए 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स यदि खरीदना हो तो कितना देना पड़ेगा। दुकानदार अंकल कहते हैं ना बेटा 50 नहीं 46 देने से काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स एक खरीदने पे 50 रुपया देना पड़ेगा एंड 7 पेंसिल्स 5 पेन्स उल्टा कर दिया गया है, यहाँ पे खरीदने पे मात्र 46 रुपीज देना पड़ेगा। तो पूछ रहा है कि एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट क्या होगा, ये बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x रुपीज, x रुपीज कॉस्ट है एक पेंसिल का प्राइस, क्लियर है। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन y रुपीज, क्लियर है। आइए देखिए एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज है तो 5 पेंसिल कॉस्ट 5x, एक पेन का कॉस्ट y रुपीज है, 7 पेन्स का कॉस्ट 7y, और दोनों रुपीज को ऐड करेंगे टोटल कितने प्राइस हो जाएगा, 50 रुपीज प्राइस हो जाएगा, क्लियर है। चलिए इसी इक्वेशन बनाते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 5x + 7y = 50। ये आ गया भाई साहब आपका इक्वेशन 1, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या कहता है। बोला ना ऐसे नहीं, इस कंडीशन में बताइए क्या होगा। तो बोला 7 पेंसिल्स यानी कि 7x + 5 पेन्स दैट मीन 5y = कितने रुपये देना पड़ेगा, 46। ये बन गया। लो भाई इक्वेशन 2 भी आपका फॉर्म हो गया। क्वेश्चन सही कहता है कि पहले आप इक्वेशन फॉर्म कीजिए, जब आपसे इक्वेशन फॉर्म हो जाए देन इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए ग्राफिकली मेथड से। क्या करने के लिए, कॉस्ट फाइंड करने के लिए। क्या चीज का, 1 पेंसिल एंड 1 पेन। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कह रहा है यहां पे, 5x + 7y = 50। तो ये बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, 5x = 50 - 7y, सो x = 50 - 7y/5। चलिए अब उम्मीद करते हैं ये आप कर लेंगे।
क्या हो रहा है भाई साहब ये? चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीजें आप कर लेंगे। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे y का वैल्यू खुद से पुट करेंगे। मान लेते हैं y इज इक्वल टू 5, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, और 50 माइनस 35 कितना बचेगा? 15। 15 में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब आगे करते हैं क्या? आगे करेंगे, हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू 0, 7 0 जा 0, और 50 माइनस 0 यानी कि 50, 50 में 5 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 10। बताए थे आपको, क्यों कम से कम 2 वैल्यू लेना है, क्यों लेना है? याद कीजिए, बताए थे पिछले क्वेश्चन से पहले मैंने कि ग्राफ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में होता है, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट वी नीड 2 पॉइंट्स, इसलिए हम लोग कम से कम 2 पॉइंट्स ले लेंगे। चलिए, उसके बाद 10 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 10 7 जा 70, 50 माइनस 70 दैट इज माइनस 20, माइनस 20 में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका -4 आ गया। इस भाई साहब का काम तो हो गया। अब हम अगले काम की ओर चलते हैं, फिर से लिखेंगे हम लोग क्या? फ्रॉम इक्वेशन 2। क्लियर है? इक्वेशन 2 क्या कह रहा है? 7x प्लस 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। क्लियर है? तो ये बन जाएगा आपका 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, सो x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y बाय 7। क्लियर है? दिख रहा होगा। अब हम लोग इसका चार्ट तैयार कर लेते हैं। खाने वाला चार्ट नहीं है भाई साहब, ये ग्राफ बनाने वाला चार्ट है। चलिए, ये x और ये y। अब हम लोग y का वैल्यू खुद से कुछ पुट करेंगे, फिर 7 से डिवाइड लगाएंगे। क्लियर है? दिख रहा होगा। हाँ, अब क्या करेंगे हम लोग? मान लेते हैं, अब देखिए डेसिमल में भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, आपने आसानी करने के लिए, इजी करने के लिए इसको ऐसा वैल्यू लेना ताकि 7 से इजीली डिविजिबल हो जाए, एग्जैक्ट कोई नंबर, कोई इंटीजर्स आ जाए वैल्यू, ताकि आपको इस ग्राफ को ड्रॉ करने में थोड़ी सी आसानी हो। क्लियर है? चलिए, अब क्या करते हैं हम लोग? क्या ले लेते हैं? y इज इक्वल टू -2। देखिए क्लियर दिख रहा है। तो ये बन जाएगा आपका 5 2 10 माइनस माइनस प्लस 10, तो 46 प्लस 10 कितना? 56। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 जा 56। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ले लेते हैं यहाँ पे 5, 5 5 जा 25, 46 माइनस 25 दैट मीन 21। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21। ये भी क्लियर है आपका। चलिए, नेक्स्ट वैल्यू क्या ले लेते हैं हम, वो देखते हैं।
चलिए 12 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 12, तो 12 5 जा 60 और 46 माइनस 60 यानी कि -14 और ये बन जाएगा -2, 7 2 जा 14। चलिए अभी हम लोग अब इसको ग्राफ से सॉल्व करते हैं। कैसे हम लोग ग्राफ से सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। चलिए यहाँ बन जाएगा आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 और ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 और यहाँ बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। हमको लगता है कहीं छोटा ना पड़ जाए आपका ग्राफ, फिर भी कोई नहीं, हम लोग ट्राई करेंगे। तो क्या देखते हैं यहाँ पे, पहला x कोऑर्डिनेट है आपका 3, y कोऑर्डिनेट है आपका 5, x 3 पे एंड y कहाँ पे आ जाएगा 5 पे, तो ये कुछ इस प्रकार से जाएगा इस जगह पे x 3 y कोऑर्डिनेट 5। उसके बाद है आपका x 10 y 0। चलिए ये हमको लगता है कि नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग, दूसरे ले लेते हैं। x है आपका -4, x -4 y आ जाएगा 10 पे। यदि हम लोग इसी चीज़ों को आगे की ओर थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ये -10 इस जगह पे आ जाता है, थोड़ा हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो। और उसके बाद आपका क्या है, x -4 और सॉरी y 10 पे है, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए हमारे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, हाँ तो आई थिंक ट्राई करना चाहिए। चलिए आपके लिए कुछ भी। नहीं करेंगे तो फिर आप लोग नाराज हो जाइएगा कि सर आप करके नहीं दिखाए, फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लियर है, आपको दिख रहा होगा। तो चलिए इसमें क्या कहता है कि ये x कोऑर्डिनेट 3 y कोऑर्डिनेट 5 पे है। चलिए x कोऑर्डिनेट 3 y कोऑर्डिनेट 5 पे है, तो कुछ ये इस पॉइंट पे आ जाएगा x3 पे y 5 पे, ये कुछ इस तरह पे आ जाएगा 3 एंड 5। क्लियर है, दिख रहा होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपका, x कोऑर्डिनेट 10 पे y कोऑर्डिनेट 5 पे, x कोऑर्डिनेट 10 पे और y कोऑर्डिनेट कुछ गलती तो नहीं देख रही है हम लोग, सॉरी y कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 10, x कोऑर्डिनेट 10 और जानते हैं कि यदि y कोऑर्डिनेट हो तो वो x एक्सिस के ऊपर में ही हो जाएगा इस जगह x 10 y 0। क्लियर है। दूसरा आपका ग्राफ क्या कह रहा है, x है आपका -4 y 10 पे है, x है -4 और y है आपका 10 के ऊपर में, ये -4 कुछ इस जगह पे आ जाएगा, x है -4 और y है 10 पे। अब इससे हम लोग क्या करते हैं,
लीजिए आप भी क्या करेंगे खुश। ये रहा लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कहता है आपका दूसरा इक्वेशन 2 क्या कहता है, x है 8 पे, y है -2 पे। x कहां पे है 8 पे, y है -2 पे, कुछ इस जगह पे आ जाएगा x 8y -2। उम्मीद कर रहा होगा, कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा। x3 पे, y 5 पे, x3 y 5, x3 y 5 कुछ इस जगह पे, सेम जगह पे x3 y 5 इसी जगह पे ये। और उसके बाद आपका आ गया x है -2 पे, y 12 पे। आई थिंक ये नहीं होगा, तो चलिए इसी 2 पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन कुछ इस तरह से आएगा, दिख रहा है, उम्मीद कर रहे हैं। ये इक्वेशन 1 और 2 का ग्राफ हो गया आपका, और ये एक दूसरे को काट रहा है कहां पे, x है आपका 3, y है 5, x है 3, y है 5। तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, क्या लिखे थे हम लोग, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल x का जो कोऑर्डिनेट था वैल्यू वो 3, एक पेंसिल का कॉस्ट 3 रुपया, और y का वैल्यू 5, तो एक पेन का कॉस्ट 5 रुपया। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आपका अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अभी हम लोग इन चीजों को आसानी से हम लोग देखते हैं। कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। ये जो इक्वेशन 1 और 2 दिया हुआ है इसको कंपेयर करके a1/a2, b1/b2 and c1/c2 कंपेयर करके हमको बताना है कि ये क्या कहलाएगा, एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, या एक दूसरे के पैरेलल होगा, या ये लाइंस एक दूसरे के ऊपर होगा। ये चीजें हमें बताना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं, a1 है 5, a2 है 7। दूसरा उसका कहता है b1 -4, b2 6। तो क्या देख रहे हैं, ये बन जाएगा आपका 5/7 और ये -4/6। देखने से ही लग रहा है कि ये a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 का। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और आप याद कीजिए कि पीछे बताए थे हम आपको, क्या बताए थे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तब ये क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा। क्लियर है, क्या कहलाएगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा। दैट मीन ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है। आगे करता है इसका दूसरा है यहाँ पे 6/2 और ये -3/-1 और ये है आपका 10/9। इसको कंपेयर करते हैं तो ये 3 2 जा 6, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए 3/1 और ये भी 3/1, ये इक्वल हो गया, बट ये कटने वाला नहीं है तो ये इक्वल नहीं होगा। इस कंडीशन में ये क्या कहलाएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और ये नॉट इक्वल होगा c1/c2 का। और इस कंडीशन में आप जानते हैं कि जब ये सेटिस्फाई, ये कंडीशन को सेटिस्फाई किया जाता है, कोई भी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करता है तो उससे बनने वाला लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होता है। दैट मीन ये एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम आगे की बात करते हैं, ये आपका बन जाएगा 9/18, उसके बाद ये बन जाएगा 3/6, उसके बाद बन जाएगा ये 12/24। आप जान रहे हैं 9 2 जा 18 और ये बन जाएगा 3 2 जा 6, 12 2 जा 24। तो इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, ये 1/2 इज इक्वल टू
1/2 इज इक्वल टू 1/2। क्या बन रहा है, A1/A2 इक्वल हो रहा है B1/B2 का, और ये इक्वल हो रहा है C1/C2 का। ये तीनों क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। और इस कंडीशन में ये लाइन क्या होता है, ये लाइन एक दूसरे के ऊपर में कोइंसिडेंट हो जाता है। क्लियर है, ये है आपका थर्ड नंबर के लिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। आप यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हाँ, ताकि आपका सपोर्ट एंड प्यार हमें मिलता रहे और हम इसी तरह से मेहनत करते रहे। तो चलिए इसी मेहनत के कड़ी में आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका अगला क्वेश्चन, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसी तरह से फिर से ये कहता है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out the pair of linear equations are coincident or consistent or inconsistent। यानी कि कंपेयर करके बताना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो आपको पता होनी चाहिए, याद करना है पीछे, जैसे अभी तुरंत मैंने बताया है कि यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे तो वो कंसिस्टेंट होगा, एक दूसरे को ओवरलैप करेगा यानी कि बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा यानी कि मैनी सॉल्यूशन होगा तो भी वो कंसिस्टेंट होगा, और एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो अब उस कंडीशन में हाँ, जैसे कि क्या देखते हैं, अब इसका इक्वेशन ये है आपका A1B1C1 A2B2C2। क्लियर है, दिख रहा होगा। ये A1/A2 ये बन जाएगा 3/2, क्या बनेगा ये 3/2, और B1/B2 ये 2/-3 2/-3, और C1/C2 -5/-7 -5/-7। तो यहां क्या देख रहे हैं कि ये खुद अभी इक्वल नहीं है, A1/A2 नॉट इक्वल, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है आपको A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 को। और इस कंडीशन में इसका जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, दैट मीन यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंट। क्या आंसर होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या कहता है, ये आपका A1B1C1 A2B2C2, तो ये हो जाएगा आपका 2/4, फिर -3/-6 -3/-6, और ये बन जाएगा -8/-9 -8/-9। ये काटेंगे 2 बार में, ये भी 3 और ये 6 हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक से ये 6 हो जाएगा -6, ये भी 2 बार में कट जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, इस कंडीशन में ये बन रहा है A1/A2 इक्वल है B1/B2 का, और ये नॉट इक्वल हो रहा है C1/C2 का इस कंडीशन में। और जब ऐसा हो तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल लाइंस, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक दूसरे को, तो क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट, यानी कि एक नंबर में बन जाएगा कंसिस्टेंट, और ये बन जाएगा इनकंसिस्टेंट। क्लियर दिख रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये इस क्वेश्चन को क्या देखते हैं, ये है 3/2, अब पूरा बट्टे में ये बन जाएगा आपका 9, और फिर से ये बन जाएगा आपका 5/3 होल बट्टा -10, और ये बन जाएगा आपका -7/-14 -7/-14। इसको यदि आप उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 3/2 इंटू 1/9, 3 3 जा 9, ये बन जाएगा आपका 1/6, और ये भी कर देंगे आप प्लस में, और ये क्या चीज में आ गया, माइनस में आ गया है। वैसे आप ये नहीं भी करेंगे ना, आप देख करके पता कर सकते हैं कि ये इक्वल होगा या नहीं होगा।
ये पॉजिटिव नंबर है और ये क्या आ गया आपका नेगेटिव नंबर। तो इस कंडीशन में ये तो ऑलरेडी a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो जाएगा। कंपेयर करने आगे करने की जरूरत ही नहीं है। और जब दो ही रेशियो इक्वल नहीं है तो थर्ड रेशियो को कंपेयर करना की जरूरत नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, कंसिस्टेंट बन जाएगा। क्लियर है, क्या बन जाएगा, ये कंसिस्टेंट बन जाएगा। अब आगे की बात कर रहे हैं फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर क्या कहता है, ये आपका बन जाएगा 5 बाय माइनस 10, 5 बाय माइनस 10। दूसरा -3/6, -3/6 और -11 बाय -20, सॉरी हाँ -11 बाय 22। ये जो माइनस है इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा, प्लस इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका -1/2, -1/2, -1/2। तो अब इस कंडीशन में क्या देखते हैं, a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 का, और ये इक्वल हो जाएगा आपका c1 बाय c2 का। और ये तीनों इक्वल है, इसका मतलब इसका मैनी सॉल्यूशन होगा, यानी कि ये डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट को भी हम लोग कंसिस्टेंट ही कहते हैं। डिपेंडेंट को भी क्या कहते हैं हम लोग, कंसिस्टेंट ही कहते हैं। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या कहता है, ये है आपका 3 बाय सॉरी ये है आपका 4/3, और उसके बाद ये बन जाएगा 2, और ये आपका बन जाएगा 2/3, और ये बन जाएगा -8/12। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4/3 इंटू 1/2, ये कट जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 2/3, ये 2/3, और इसको काटेंगे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो ये आपका बन रहा है आपका, क्या आप देख रहे हैं कि 2/3 -2/3 ये इक्वल है और ये इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन बन जाएगा ये a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। और जब ऐसा कंडीशन हो तो ये दूसरे के पैरेलल बन जाएगा। तो ये बन जाएगा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बन जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अब ये 4 नंबर में कुछ क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को कहता है देखने के लिए कि कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो कैसे पता करेंगे, पेयर को रेशियो जो उसको इक्वल करके या रेशियो को कंपेयर करके हम लोग पता करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और जब कंपेयर करके पता चल जाएगा कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है, देन इसका सॉल्यूशन करना है बाय ग्राफिकली। कैसे सॉल्यूशन करना है, बाय ग्राफिकली। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ये a1 बाय a2 इज इक्वल टू बन जाएगा 1/2, b1 बाय b2 इज इक्वल टू बन जाएगा 1/2, c1 बाय c2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/10, दैट मीन 1/2। तो क्या देखते हैं इस कंडीशन में a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 का, और ये इक्वल है c1 बाय c2 का। ये तीनों क्या है, इक्वल है। तो क्या है, ये कंसिस्टेंट है। क्या है ये, क्या है ये, कंसिस्टेंट। अब कह रहा है कि यदि कंसिस्टेंट है तो इसको ऑब्टेन करने के लिए ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए इसको, ठीक है। तो क्या कहता है, एक कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली, इसका सॉल्व फाइंड करना है। किसका सॉल्यूशन, एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कह रहा है आपका,
इक्वेशन 1 कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 5 माइनस वाई। फिर से इसका हम लोग चार्ट बना लेंगे एक्स वाई। तो y का वैल्यू 1 तो ये बन जाएगा 4, 2 तो 3, 4 तो 1। उसी तरीके से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या कह रहा है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो इस कंडीशन में 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, सो x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y बाय 2। चलिए क्लियर है, दिख रहा होगा सभी लोगों को। आगे x y इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, 2 1 जा 2, 10 माइनस 2 यानी 8। 2 को डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 8 में तो ये आ जाएगा 4। 2 ले लेंगे, 2 2 जा 4, 6 में डिवाइड करेंगे 3 से 3, 3 ले लेते हैं, 3 2 जा 6 तो ये बन जाएगा आपका 2। अब इससे हम लोग ग्राफ तैयार करेंगे। अब ये ग्राफ क्या कह रहा है ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आपका ये बन जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब क्या है x4 y1, x4 y1 इस जगह पे 4 और 1, x है 3 y है 2, x3y2 इस जगह पे x3y2, x है 1 y है 4, x1 y4 कुछ इस जगह पे 1 और 4। अब इसका हम लोग क्या करेंगे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये आपका इक्वेशन 1 का ग्राफ हो गया। इक्वेशन 2 कह रहा है x4y1, x4y1, x4y1 इसी तरह से। फिर है x3y2, x3y2 इसी जगह पे x3y2 y2। फिर है x2y3, x2y3 इस जगह पे x2y3। और हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर, ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर में क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है कंसिस्टेंट कर रहा है, यानी कि ओवरलैप कर रहा है, कोइंसिडेंट कर रहा है। क्या कर रहा है कोइंसिडेंट कर रहा है। दैट मीन इसका बहुत सारे सॉल्यूशन होगा, एक्स एंड वाई का मैनी सॉल्यूशंस। एक ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, जितने सारे हैं सारे के सारे सॉल्यूशंस हो सकता है। तो चलिए क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका इसी में फिर से 4 नंबर का ही क्वेश्चन है कि आपको पहले कंपेयर करना है, फिर आपको पता करना है कि ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। इफ कंसिस्टेंट होगा देन उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी हल्का है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये बन जाएगा, हम लोग इसको लिखेंगे, ये
a1 बाय a2 ये बन जाएगा 1/3, b1 बाय b2 ये बन जाएगा -1/-3, क्लियर है, -1/-3, और c1 बाय c2 ये इक्वल होगा -8/-16, -8/-16, तो ये 2, तो ये क्या बन रहा है 1/3, उसके बाद बन रहा है इज, और ये कट जाएगा, इक्वल हो रहा है 1/3, और ये नॉट इक्वल हो रहा है -1/2 का, इक्वल नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में क्या देखते हैं कि ये बन रहा है आपका a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 और नॉट इक्वल c1 बाय c2 का, और इस कंडीशन में क्या है, ये इनकंसिस्टेंट है। क्या है ये, इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशंस नहीं फाइंड करना है, कंसिस्टेंट रहेगा देन ही सॉल्यूशन फाइंड करना है। उसके बाद आप, ये आपके पास इक्वेशन है, हम ये बताने वाले नहीं हैं, आपको एक बता के दिखा दिए, ठीक है, और हम चलिए कुछ बेसिक चीजें आपको कंपेयर करके दे देते हैं। a1 बाय a2 ये बन जाएगा 2/4, b1 बाय b2 ये बन जाएगा 1/-2, एंड c1 बाय c2 ये बन जाएगा -6/-4, आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2 का, और यहाँ पे a1 बाय a2 नॉट इक्वल हो रहा है b1 बाय b2 का, दैट मीन इसमें क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है जिसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, और ये आप कमेंट में हमें लिख कर बताएंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्लियर है, क्या करेंगे, कमेंट में लिख करके बताएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चंस भी, इसका भी हम आधा कर देते हैं। ये a1 बाय a2 ये बन जाएगा आपका 2/4, और b1 बाय b2 ये बन जाएगा -2/-4, और c1 बाय c2 ये आपका हो जाएगा -2/-5। आप देख रहे होंगे कि ये a1 बाय a2 ये इक्वल है b1 बाय b2 का, और ये नॉट इक्वल हो रहा है c1 बाय c2 का, तो ये क्या बन जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो गया। तो इसका सॉल्यूशन तो वैसे भी नहीं फाइंड करना है क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है 5 नंबर में, पहला क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its breadth is 36 meter, find the dimensions of the garden। और वैसे भी हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं, ग्राफिकली मेथड ही अभी हम पढ़ रहे हैं। 3.1 चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग ग्राफिकली मेथड ही है, तो इस सारे क्वेश्चंस को ग्राफिकली मेथड से ही हम लोग सॉल्व करेंगे, इसलिए ग्राफ मैंने पहले से लगा कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकली क्या कहता है, अब यहाँ देखिए, ये जो कोमा है, ये कोमा, इसका एक खास मीनिंग है, और उसके बाद ये भी एक कोमा है, ये इसके बीच का जो ये दिया हुआ है क्वेश्चन ये अलग है, और आप समझने के लिए यहां से लेकर के यहां तक, फिर आप ये यहां तक इसको समझ सकते हैं एक साथ, आसानी होगा समझने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे आप इसमें, देखिए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। इन चीजों को आप समझिए, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये आपके लिए बना दिया है एक रेक्टेंगुलर गार्डन जिसका ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, दिख रहा है, क्लियर है। चलिए अब कहता है लेंथ को मान लेते हैं क्या, x यूनिट,
ये मीटर में है तो x मीटर ही मान लेते हैं और ब्रेथ को मान लेते हैं y मीटर। क्लियर है? अब पूछ रहा है इसका हाफ द पेरीमीटर, दैट मीन पेरीमीटर बाय 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ बाय 2, दैट मीन ये कितना है 36 मीटर। लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36 मीटर, दैट मीन x प्लस वाई क्या बन जाएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 मीटर। ये आपका क्वेश्चन में इक्वेशन 1 बन गया। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग। अब कह रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। लेंथ बड़ा है, ब्रेथ छोटा है, कितना 4 मीटर ज्यादा है लेंथ। दैट मीन लेंथ में से ब्रेथ को x में से y को माइनस करेंगे, x में से y को माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा 4, और ये भी गलती से आपका बन गया इक्वेशन 2। क्लियर है? चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन करते हैं। तो कैसे हम लोग ग्राफिकली सॉल्यूशन करेंगे? हमको लगता है कि ग्राफ कहीं छोटा ना पड़ जाए, तो हम लोग इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे करते हैं, क्योंकि ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है और आप सॉल्व कर लेंगे। अब इतना जरा कर देते हैं कि ये लिखेंगे यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, सो x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई, और इसके अकॉर्डिंग आप यहां कर लेंगे। फिर आप देखते हैं यहां पे कहता है फ्रॉम इक्वेशन 2, और ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 4, y उधर भेज देंगे तो प्लस में y। चलिए क्लियर है, दिख रहा होगा आपको, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे इस ग्राफ को आप घर में सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इस रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ कितना होगा एंड ब्रेथ कितना होगा, x का वैल्यू यानी कि उसकी लंबाई कितना होगा, y का वैल्यू यानी कि उसकी चौड़ाई कितना होगा, x एंड y, x इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू कितना। क्वेश्चन नंबर 5 ये लिख करके मेंशन करते हुए आपको बताना है। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि इस बहुत सारी हल्का हल्का क्वेश्चंस ने हम लोगों ने देखा और उसको मैंने सॉल्व करके दिखाया। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएगा, क्योंकि अब हम लोग आधा समय बिता चुके हैं। ये आपका अगस्त महीने लास्ट चल रहा है, अब बहुत कम टाइम बचा है, यानी कि उम्मीद एक तरह से कहें अब रिवीजन का टाइम आ गया है आपके प्रिपरेशन के लिए। अब भी यदि इतना चीज हमें बताना पड़ेगा फिर तो डाउट है आपकी प्रिपरेशन पे। तो चलिए उम्मीद करते हैं आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ गए, उससे पीछे भी हमको आना पड़ेगा। चलिए अब ये क्वेश्चन से आपका 6 नंबर का, ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखते हैं हम लोग। हाँ क्या कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, गिवन द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आपका गिवन है, क्या गिवन है, लीनियर इक्वेशन। और कैसा, देखिए 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। इस तीनों के लिए हम लिख देते हैं ये 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहां पे भी हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और यहां भी हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है वो इस तीनों क्वेश्चंस के लिए है, 6 के तीनों क्वेश्चंस के लिए।
चलिए अब क्या कहता है कि राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, एक दूसरा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आपको लिखना है सच दैट वो ऐसा होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कि उसका जो ज्योमेट्रिकल उससे और इससे मिल करके जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बने ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज, पहला इंटरसेक्टिंग लाइंस होना चाहिए। ये देखिए इसका एक ऐसा जोड़ा जुड़वा भाई को लाना है यहाँ पे ताकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन बना पाएगा। और आप जान रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ये कुछ ये काम करना पड़ेगा तब आप कर पाएंगे कि क्या कर रहा है ये इंटरसेक्टिंग लाइन बता पा रहा है। क्लियर है? चलिए तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 2 है ना तो यहाँ लिख दीजिए x, या यहाँ 5x लिख दीजिए माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब साइन को भी उल्टा पुल्टा कर देंगे, इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव, ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर इक्वल नहीं होता है, ऑलरेडी a1 बाई a2 a1 बाई b2 इसका रेशियो इक्वल नहीं होगा। दूसरा या कोई भी नंबर एक्स वाई तो रखना ही रखना है, सिर्फ नंबर को चेंज कर दीजिए, नंबर को ऐसा चेंज करेंगे हम लोग। और जरूरी नहीं कि यही ऐसे ऐसे हजारों इक्वेशन बन सकता है। इसके एग्जाम्पल में इस इक्वेशन से पेयर लगाने के बाद जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा, तो कोई भी एक इक्वेशन आपको एग्जाम्पल में देना है तो ये बन जाएगा। इसका क्या होना चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो आप जान रहे हैं पैरेलल होने के लिए a1 बाय a2 इक्वल होना चाहिए b1 बाय b2 का, और ये इक्वल नहीं होना चाहिए c1 बाई c2 का। इस कंडीशन में तो कैसे पता करेंगे कि ये दोनों इक्वल हो, तो यहां देखिए मान लेते हैं इसका 2 3 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए 2/6 यानी कि 1/3, 3/9 यानी कि 1/3, माइनस 8/-5 इक्वल नहीं हुआ। ये a1 बाई a2 इक्वल हो गया b1 बाई b2 का, और ये इक्वल नहीं है c1 बाई c2 का। तो यानी कि इस कंडीशंस को ये फुलफिल कर रहा है, यानी कि ये दोनों जोड़ा मिल करके आपस में जो ग्राफ बनाएगा वो पैरेलल लाइंस होगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइंस होना चाहिए। ये कैसा, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन होने के लिए a1 बाय a2 इक्वल होना चाहिए b1 बाय b2 का, और ये इक्वल होना चाहिए भाई साहब c1 बाय c2 का भी। ये तीनों का तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए, और ये तीनों का तीनों आपस में इक्वल होगा तब ये बनाएगा कोइंसिडेंट लाइन। आगे देखते हैं कि कैसा करेंगे। आप चाहें तो इसी के जैसा कुछ, यहाँ देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन बना सकते हैं। या ये 2 2 जा 4x, 3 2 जा 6y, और ये माइनस में हो जाएगा 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 0। जिस कंडीशन में ये इसको फुलफिल करेगा और ये इसको फुलफिल करेगा तो क्या कहेंगे हम, ये क्या है, ये एक दूसरे के इक्वल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x। अब कौन कौन इक्वेशन है, ये है आपका x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। इससे डिटरमाइन द कोड, पहले तो हम लोग ग्राफ बना लेते हैं फिर आगे देखते हैं ये क्या कहता है। आगे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और सो x इज इक्वल टू y उधर भेज देंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा। ये y के वैल्यू ले लेते हैं 2 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3, हल्का हल्का तो है। फिर से लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या कह रहा है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आगे लिखेंगे
3x इज इक्वल टू 12 भेज देंगे उधर, प्लस में उधर जाएगा तो ये माइनस में 2y, सो y इज इक्वल टू 12 माइनस 2y बाय 3। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इससे भी हम बनाएंगे x y। अब यहां पे ले लेते हैं 3, y इज इक्वल टू 3, 3 टू जा 6, 12 माइनस 6, 6 में डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2। उसको ले लेते हैं y इज इक्वल टू 0, 2 0 0, 12 माइनस 0 इनका 12 में 3 डिवाइड करेंगे 4। फिर ले लेते हैं 6, 6 टू 12 माइनस 12 0, यानी कि ये बन जाएगा 0। अब इससे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब कहता है कि ये है x1, समझ में आ रहा होगा? तो यहाँ पे है x1 y2, x1 y2, ये पॉइंट कुछ इस जगह पे आ जाएगा x1 y2। फिर है x2 y3, x2 y3, ये पॉइंट इस जगह पे आ जाएगा x2 y3। x है 3 y4 पे, x3 y4 पे, ये पॉइंट इस जगह पे आ जाएगा 3 और 4। अब इससे हम क्या करेंगे, ऐसे कर लिए। अब x2 y3, x2 y3 इसी जगह पे x2 y3, फिर है x4 y0, x4 y0 पॉइंट इसी जगह पे आ जाएगा x4 y0, और x0 y6, x0 y6 ऊपर आ जाएगा। तो हम लोग ग्राफ उतना बड़ा है नहीं भाई साहब, तो हम लोग इसी चीज़ों को लेके थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। x2 y3, लीजिए कॉम्प्रोमाइज कर लिए। अब कहता है कि डिटरमाइन द वर्टेक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये देखिए यहाँ वर्टेक्स इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, ये वर्टेक्स है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेट होगा x2 y3, x2 y3। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा x माइनस 1 y0, x माइनस 1 y0, एंड सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा x4 y0, x4 y0। उसके बाद कहता है फ्रॉम दीज लाइन एंड x एक्सिस, ये देख रहे ये लाइन और ये लाइन और x एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है उसके वर्टेक्स को लिखना है एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। इन भाई साहब को भी सेट करना है। इसको ऐसे करके जो ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है
इसको सेट करना है। इसके अंदर का जो भी लिखा हुआ है आप उसे कृपया बाहर करके लिखें। ये रहा आपका सॉल्यूशन चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का। यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आज की टॉपिक में बहुत कुछ सीखे होंगे। आप इस सीरीज में बने रहें, कंटिन्यू। बहुत जल्द आपको एक्सरसाइज 3.2 के सारे एग्जाम्पल से सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, लगे रहिए आप मेरे साथ में। एंड यहाँ तक हैं तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। फिर से रिमाइंड करवा देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड यदि नए हैं तो कर दिए तो बार बार नहीं करना, फिर अनसब्सक्राइब हो जाएगा। हाँ, अपना सपोर्ट दिखाइए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।